किड्स, वेलकम टू फन लर्न 10। आज हम कर रहे हैं पार्ट 2 फेडरलिज्म। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है देन ऑल्सो इट्स ओके। लेट मी गिव यू अ ब्रीफ ऑफ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन पार्ट 1। सबसे पहले पार्ट 1 में हमने किया था चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम, कि कैसे बेल्जियम एक यूनिटरी से एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना। देन वी टॉक्ड अबाउट श्रीलंका, कि श्रीलंका के अंदर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो होता है। फिर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, जिसके अंदर सिर्फ एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है। देन हमने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, जिसके अंदर पावर, सेंट्रल अथॉरिटी और वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री में कैसे डिवाइड होती है, दैट इज़ अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। उसके बाद हमने फेडरलिज्म के दो वेज पढ़े थे। नंबर 1 वॉज कमिंग टुगेदर ऑफ फेडरेशन एंड नंबर 2 वॉज होल्डिंग टुगेदर ऑफ फेडरेशंस। आज हम कर रहे हैं, और उसी प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको बताया था कि इंडिया इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर ऑफ फेडरेशंस। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। व्हाट इंडिया ने ऐसा क्या किया कि वो फेडरल कंट्री है, वो होल्डिंग टुगेदर ऑफ फेडरेशंस का एग्जाम्पल है। व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल country. So, India has emerged as an independent nation after a painful and bloody partition. हम सब जानते हैं इंडिया 1947 में एज एन इंडिपेंडेंट नेशन हुई थी आफ्टर अ ब्लडी पेनफुल पार्टीशन हुआ था इंडिया एंड पाकिस्तान का। सून आफ्टर इंडिपेंडेंस, और जब हमें इंडिपेंडेंस मिल गई, सेवरल बहुत सारी प्रिंसली स्टेट ने इंडिया का पार्ट बनना डिसाइड किया। दे बिकेम अ पार्ट ऑफ द कंट्री। सून आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल प्रिंसली स्टेट्स बिकेम अ पार्ट ऑफ द कंट्री। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने, hence our constitution declared India as a union of states. So our constitution declared India as a union of states, and the Indian Union is based on the principles of federalism. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली फेडरल इंडिया को नहीं बोला है, बट द इंडिया फॉलोज द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ओरिजिनली 2 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड किए थे। पहले को हम बोलते हैं यूनियन गवर्नमेंट, या फिर हम उसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। सेकंड हमने बोला स्टेट गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में पहले 2 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट ही थे। लेटर फेडरलिज्म के अंदर हमने एक थर्ड टियर ऑफ फेडरलिज्म हमने ऐड किया, एक तीसरा लेवल हमने ऐड किया, जिसे हमने कहा लोकल गवर्नमेंट। और इस लोकल गवर्नमेंट में आते हैं आपके पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ 2-tier system, union government or what we call the central government representing the Union of India, and the state government. Later a 3rd tier of federalism was added in the form of panchayat and municipalities. So हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली हमें 3-fold, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत ही क्लियरली एक 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की है। The Constitution clearly provided a 3-fold distribution of legislative power between central government and the state government. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बड़े ही क्लियरली 3 वेज में डिवाइड किया है लेजिस्लेटिव पावर को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। Thus it contains 3 लिस्ट, इसीलिए हमारे पास अभी 3 लिस्ट है। सबसे पहली होती है यूनियन लिस्ट। सो सबसे पहले हम यूनियन लिस्ट की बात करेंगे। उसके बाद एक 4th लिस्ट भी है, वो क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी।
सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं जो नेशनल लेवल पे, सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, जो सब्जेक्ट हैं नेशनल इंटरेस्ट के, वो आते हैं यूनियन लिस्ट में, जैसे कि डिफेंस, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। और दे आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट बिकॉज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसीज ऑन दीज मैटर्स थ्रू आउट द कंट्री। जैसे कि हम करेंसी की बात करते हैं, ठीक है, करेंसी को हमने यूनियन लिस्ट में क्यों डाला, हम स्टेट लिस्ट में भी डाल देते। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें इसके अंदर एक यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि फॉर एग्ज़ाम्पल उत्तर प्रदेश की यू है करेंसी, दिल्ली की वी है करेंसी। फॉर एग्ज़ाम्पल दिल्ली से कोई उत्तर प्रदेश जाएगा तो उसे यू करेंसी चाहिए होगी, तो इससे एक यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं बनेगी। हेंस हमारे पूरी कंट्री की एक ही करेंसी है, दैट इज़ रुपी। नाउ the union government alone can make laws relating to the subjects mentioned in the union list। अब ये जो यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि डिफेंस, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, इन सब पे जो डिसीजन है वो सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट बना सकती है। ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक और लोकल गवर्नमेंट कैन मेक, नो, ठीक है। सो यूनियन लिस्ट में आते हैं सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट लाइक डिफेंस, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स। दे आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट बिकॉज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसीज ऑन दीज मैटर्स थ्रू आउट द कंट्री। द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मैंशनड इन द यूनियन लिस्ट। देन वी कम टू स्टेट लिस्ट। जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है इस पर डिसीजंस लेगी स्टेट्स। स्टेट लिस्ट के अंदर ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं, स्टेट लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इम्पोर्टेंस आते हैं, जैसे कि पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, ठीक है, ऑल दिस कम्स अंडर स्टेट लिस्ट। और द स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट। अब भाई स्टेट लिस्ट के अंदर कौन लॉज बनाएगा, ये बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। सो दिस इज वेरी क्लियर। देन आती है हमारी नेक्स्ट कॉन्करेंट लिस्ट। अब कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है? कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जिनमें स्टेट और सेंट्रल दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। ऐसे मैटर्स को ना ही हम स्टेट लिस्ट में डाल सकते हैं ना ही हम यूनियन लिस्ट में डाल दे सकते हैं, तो इन्हें हम डालते हैं ऐसे मैटर्स को हम डालते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। सच मैटर्स आर इंक्लूडेड इन कॉन्करेंट लिस्ट। अब कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर मैटर्स ऐसे हुए क्या? एजुकेशन स्टेट के लिए भी है और पूरे इंडिया के लिए भी है, कंट्री के लिए भी है। फॉरेस्ट है, मैरिज है, अडॉप्शन है, ट्रेड यूनियन है, सक्सेशंस है, ये सारे इंक्लूड होते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। सो कॉन्करेंट लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, अडॉप्शन, ट्रेड यूनियन, सक्सेशन। चलो अब हम एक इंटरेस्टिंग बात देखते हैं। मैरिज को हमने एज अ स्टेट लिस्ट में क्यों इंक्लूड नहीं किया? क्या है इसका रीज़न, क्या हो सकता है? तो इसका रीज़न एक वे में हम ये ले सकते हैं कि मेल और फीमेल जो हैं दोनों अलग अलग कंट्री, अलग अलग स्टेट से बिलोंग कर सकते हैं। हेंस तब वहाँ पे हमें चाहिएगा कंट्री के लिए, पूरे यूनियन के आ जाएगा, तब वो मैरिज, डिवोर्सेस, ये सब आ गया कॉन्करेंट लिस्ट में, क्योंकि दोनों अलग अलग स्टेट से भी बिलोंग कर सकते हैं। सो
इसके अंदर कौन कौन से मैटर्स आ गए? एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, अडॉप्शन, ट्रेड यूनियन, सक्सेशंस. Both the union as well as the state government can make laws on subjects mentioned in the list. तो इनके अंदर जो लिस्ट में आएंगे जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, इन सब पे जो डिसीजंस लेंगे वो यूनियन गवर्नमेंट भी बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है. अब एक फॉर एन एग्जाम्पल, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट में लड़ाई हो गई कि भाई हम तो ये चाहते हैं, तुम तो ये चाहते हो, दोनों में एक फाइट हो गई. अब किसकी बात चलेगी? अब अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो यूनियन गवर्नमेंट की बात ज़्यादा मानी जाएगी सिंस इट इज़ मोर पावरफुल. सो यूनियन गवर्नमेंट की बात मानी जाएगी. इफ देयर लॉज कन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर, द लॉज मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल. देन नेक्स्ट आता है रेसिड्यूरी लिस्ट. रेसिड्यूरी लिस्ट देखो, इंडिपेंडेंस तक तो हमारे पास 3 लिस्ट थी, पर इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे चेंजेस आए. पहले कंप्यूटर्स नहीं थे तो कंप्यूटर्स किसके अंदर जाएंगे, तो वो तो डिसाइड ही नहीं हुआ. तो ऐसे मैटर्स जो इंडिपेंडेंस के बाद आए उन्हें हमने डाल दिया रेसिड्यूरी लिस्ट के अंदर. फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर्स एट्सेट्रा. According to our constitution, the union government has the power to legislate matters on the residuary. According to our constitution, the union government has the power to legislate on the residuary subjects. For example, computer software. जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. ठीक है, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं.